नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन ज्ञान में, जहां हम जीआईसी लेक्चरर के सार पेपर का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, प्राचीन इतिहास का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों की व्याख्या विस्तार से देखेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं और किस संदर्भ में, किस परिप्रेक्ष्य में पूछे गए हैं। तो इस क्रम का पहला प्रश्न हमारे सामने है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में या अजातशत्रु के शासनकाल में। अब चूंकि यहाँ बात चतुर्थ बौद्ध संगीति की गई है, तो हमें ये जानना होगा कि कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं और किसके किसके शासनकाल में हुई थी। तो सबसे जो पहले बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति, वो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी और यह लगभग भगवान बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद आयोजित हुई थी। उसके बाद से दूसरा जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ ये पूछा है कि क्या नाम है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कनिष्क के शासनकाल में। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें एक व्याख्या भी हम देख सकते हैं। जैसे एक सूत्र है जिसके आधार पे सभी शासकों का भी क्रम है और साथ ही साथ किसके अध्यक्षता में हुई इसका भी क्रम है। उसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे एक सामान्य सा सूत्र है अका अक। यहाँ से हम चारों शासक याद कर सकते हैं। पहला अ से हो जाएगा अजातशत्रु, दूसरा का से हो जाएगा कालाशोक और फिर अ से हो जाएगा अशोक और तीसरा जो है, चौथा जो है ये हो जाएगा कनिष्क। और यहाँ से हम चारों बौद्ध संगीति बहुत आराम से याद कर सकते हैं। साथ ही अगर स्थल देखें कहाँ कहाँ हुआ था, तो इसका भी सूत्र है, स्थल का भी सूत्र हम देख सकते हैं। इसका भी सूत्र है राबय पाक। राबय पाक। राबय पाक में क्या है, ये भी अलग अलग है और प्रथम अक्षर ही लिए गए हैं। बस याद करने की ट्रिक है कि हमको चारों बौद्ध संगीति से कोई भी अगर किसके शासनकाल में हुई थी, कोई भी प्रश्न अगर बनाया जाता है या कहाँ पे हुई थी या किसने अध्यक्षता की थी, तो हम इन सारे प्रश्नों की व्याख्या आसानी से कर सकें और उसको लगा सकें। तो ये पहला जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति वो राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो काश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। अब हम शासकों का क्रम देख लेते हैं। शासकों का क्रम हमने देखा, फिर स्थल देखा, फिर अध्यक्षता किसने की। तो इसके लिए भी एक सूत्र है मसा मो। मशा मो, इसमें भी वही चीज, सेम चीज हमने बनाई है। मौ से महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबक मीर करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलपुत्तिस्ता करते हैं और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। इस प्रकार मित्रों हमने देखा कि चारों बौद्ध संगीतियाँ किसके किसके शासनकाल में हुई हैं और कहाँ पे हुई हैं, स्थल भी देखा हमने। और तीसरा हमने देखा कि उसकी अध्यक्षता किसने की। 3 सूत्रों के माध्यम से हमने इस प्रश्न को देखा। अब इससे संबंधित कोई भी इस तरह का प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो हम बहुत सरलता से उसको हल कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी। खोडश महाजनपद हमको मालूम है कौन कौन से थे। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद वत्स भी था। आप इसको लगाने का प्रयास करें, हम इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे और उसी में आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। विस्तार पूर्वक जब व्याख्या करेंगे, क्वेश्चन में विकल्प देखेंगे। विकल्प है पाटलिपुत्र में, वाराणसी में, कौशाम्बी में या कुशीनगर में।
तो सबसे पहले तो हमको खोडशमा जनपद याद करना पड़ेगा। काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मतस, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। और इसमें पूछा है वत्स। प्रश्नों का विकल्प लगाने का प्रयास करें। जैसे कि काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती कह सकते हैं, अयोध्या कह सकते हैं। अंग की चंपा थी। मगध की गिरिब्रज या राजगृह थी। वज्जी की विदेह या मिथिला थी। मल्ल की कुशिनारा या पावा कह सकते हैं। चेदी का सुक्ति। वत्स का जो है वो कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ। पांचाल का उत्तरी पांचाल का अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल का कांपिल्य था। मत्स्य का विराट नगर था। सुरसेन का मथुरा था। अस्मक का पोतन था। अवंती का उज्जैनी था। गांधार का तक्षशिला था। और कंबोज का लाजपुर अथवा हाटक था। तो हमने इसमें देखा कि वत्स की राजधानी कौन सी हो गई। आप सहज ही समझ गए होंगे। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? बहुत ही शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा घुमाया गया है इस क्वेश्चन में, और अगर हमको इस प्रश्न का सेंस पता हो तो हम बहुत आराम से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? विकल्प में देखते हैं। वैशाली, बोधगया, सारनाथ या राजगृह। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न पे थोड़ा सा विचार करिए। हमने आपको समय दिया है कि आप विचार कर सकें कि किस सेंस में यह प्रश्न आया है। महासंघिक है क्या? महासंघिक स्कूल है क्या, और कहाँ से इसको उठाया गया है? अब पुनः हमको बौद्ध संगीति में जाना पड़ेगा, और जब हम बौद्ध संगीति में जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, अभी हमने बताया है कि ये कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। हमने सूत्र भी बताया है, रावय पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर का कुंडलवन। तो महासंघिक स्कूल का उदय जो है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई थी, वहाँ हुआ क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षु संघ संप्रदाय जो है दो भागों में विभाजित हुआ था। एक जो था वो परंपरागत विनय में आस्था रखने वाला था, और दूसरा जो था वो कुछ परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार किया। तो महासंघिक जो संप्रदाय है, जो स्कूल है, ये वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसी में ये चर्चा में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बेलगोला स्थित है। श्रवण बेलगोला, इस प्रश्न में भी सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि श्रवण बेलगोला की चर्चा प्राचीन इतिहास में कहाँ पे आई है और किस सेंस में आई है, ताकि यह उसका स्थल यहाँ पूछ लिया गया है। विकल्प ये देखते हैं। कर्नाटक, बी तमिलनाडु, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी तेलंगाना। जब मौर्य वंश का हम इतिहास देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जैन साधु भद्रबाहु के से जो है जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं, और श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर लगभग 298 ईसा पूर्व में ये संलेखना पद्धति, जो उपवास पद्धति है, उसके द्वारा क्या करते हैं? शरीर त्यागते हैं। तो उसी क्रम में श्रवण बेलगोला का जिक्र आया है। ये श्रवण बेलगोला जो है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मैसूर कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, मैसूर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग था। बार बार यह प्रश्न आता है, और अगर हमको सातों वर्ग याद हो तो इस प्रश्न को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 7 वर्ग थे। पहला दार्शनिक था, दूसरा कृषक था, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां मंत्री। तो दार्शनिक के बाद सेकंड कौन सा आता है? दार्शनिक के बाद सेकंड जो आता है वो आता है कृषक। इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा सी, कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे?
तो इसमें भी हम विकल्प देखेंगे बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन या दिगंबर जैन। तो हम अशोक के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये बराबर पहाड़ी सबसे पहले जानते हैं है कहाँ, तो बराबर पहाड़ी जो है वो बिहार में है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष क्रमशः दो गुफा, सुदामा गुफा और कौर चौपड़ गुफा, आजीवक संप्रदाय को दान में दिया है। तो बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेतवन बिहार कहाँ स्थित था? अब ये भी बुद्ध से रिलेटेड है। बुद्ध के जो सबसे अधिक शिष्य थे, विकल्प देखिए कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह या नालंदा, इसमें से हमको लगाना है। तो जेतवन बिहार के बारे में जब हम जानेंगे तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से लगा लेंगे। बुद्ध के सबसे अधिक जो शिष्य थे वो कोसल राज्य में थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और उन्होंने श्रावस्ती में ही सर्वाधिक उपदेश भी अपने दिए थे। तो जेतवन बिहार भी ये जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये श्रावस्ती में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है? अब यह प्रश्न जो है पढ़ के और याद करने वाला प्रश्न है। हाँ, एक चीज़ जरूर इसमें है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, मानकुंवर लेख और दामोदर ताम्र पत्र लेख, तो विभिन्न जो अभिलेख हैं ये इसके संदर्भ में थोड़ा सा जानना होगा कि कौन सा अभिलेख किस काल का है। क्वेश्चन में सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये पूछा गया है। तो जो सार्थवाह शब्द है ये दामोदर पुत्र ताम्र अभिलेख जो है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, दामोदर पुत्र ताम्रपत्र अभिलेख। यह लेख जो है यह गुप्तकालीन लेख है और इसमें नगर प्रशासन में श्रेणी और सार्थवाह की भूमिका का प्रचलन बताया गया। गुप्त काल और प्रतिहार काल से यह संबंधित है। तो सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमा संबंधित है। जब मथुरा का जिक्र आता है विकल्पों में देखेंगे मौर्य काल, सुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। तो हम इस प्रश्न की व्याख्या भी थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसके उत्तर को लगाएंगे समझने के साथ साथ। यह जो मथुरा के जो शिल्पी थे वो यक्ष तथा नाग की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते थे और बहुत निपुण थे उसमें। और मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा आदमकद प्रतिमा जो है वो ये जो मूर्ति बनाने में महारत हासिल था कुषाणों को, तो इनसे संबंधित हो जाएगी। इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा सी, कुषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? विकल्प है गुप्त, सातवाहन, कुषाण और मौखरी। यहाँ पे सबसे पहले जो सिक्के शीशे के सिक्के चलाए सातवाहन राजवंश के शासकों ने ये कार्य किया था, जिसमें हिंद एवं शासक जो स्टेटो द्वितीय था इसी ने शीशे के सिक्के का प्रारंभ किया था। तो किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? शायद आप समझ गए होंगे, गुप्त है नहीं, कुषाण है नहीं, मौखरी है नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमाया गया है और यहाँ पे ले आया गया है, क्योंकि प्राचीन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत सटीक नहीं है यह क्वेश्चन, लेकिन यह डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। तो पांडिचेरी स्थापित किया गया था दुमस डुप्लेक्स मार्टिन ला वार्डोनाइस। इस प्रश्न को यहाँ से डायरेक्ट ही पढ़ेंगे और डायरेक्ट ही याद करेंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, मार्टिन। सी, मार्टिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो फ्रैंको मार्टिन
और बेलांग लेस्पिन, ये वेलिकुंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके फ्रांसीसी बस्ती स्थापित किए थे और इसे ही जो है पांडिचेरी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रश्न डायरेक्ट याद करने वाला है कि पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो सी मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा लेख उत्कीर्ण है। सबसे पहले खारवेल के हाथी गुम्फा लेख के बारे में जानेंगे। कलिंग के जो चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो खारवेल था और इसके विषय में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो यही हाथी गुम्फा लेख है। और उस समय हाथी गुम्फा लेख जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, उत्कीर्ण हुआ था। इस पे जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है, किसके सिक्कों पर मिलता है। भीमकटफिशेस, हुविस्क, रुद्रदामन या शशांक। इस प्रश्न को लगाने में थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। भीमकटफिशेस, हुविस्क, रुद्रदामन या शशांक। व्याख्या हम करते हैं। भीमकटफिशेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं और वह उसका इसी सिक्कों के माध्यम से ही उसका शैव मतानुयायी होना भी जो है वो सूचित होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम जो मिलता है वो भीमकटफिशेस के सिक्कों पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ। कनिष्क, हुविस्क, वासुदेव या मिनंडर। तो हिंद एवं शासक मिनंडर जो था वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से बहुत प्रभावित हुआ। मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का जो वर्णन है वो पाली भाषा में एक रचित ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि मिलिंद पन्हो किनके बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो ये मिनांडर और नागसेन के बीच क्या कहते हैं कि वार्तालाप का वर्णन इसमें मिलता है। तो नागसेन से प्रभावित कौन हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। इस प्रश्न में विकल्प देखेंगे प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, अस्कंद गुप्त से और ईशान बर्मन से। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रभावती गुप्ता के बारे में जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर है प्रभावती गुप्ता, ए प्रभावती गुप्ता से। पूना ताम्रपत्र लेख जो है प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। और प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह जो हुआ था वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और वाकाटक वंश के इतिहास को जानने का यह एक महत्वपूर्ण लेख है पूना ताम्रपत्र लेख। इसी संदर्भ में पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है प्रभावती गुप्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। सबसे पहले लिच्छवी दौहित्र का मतलब जानते हैं क्या होता है। तो लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। अब गुप्त शासकों में जानना यह होगा कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न कौन था, तो इस प्रश्न का सहज उत्तर हम लगा लेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। हम जब चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि उसने लिच्छवी कन्या से शादी की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, और उसका पुत्र जो था समुद्रगुप्त वो इसी राजकुमारी कुमार देवी से ही पैदा हुआ था, इसीलिए उसको लिच्छवी दौहित्र कहा गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। तो समुद्रगुप्त ने जो है क्या किया था उत्तरापथ और दक्षिणापथ दो विजय की थी।
जो उत्तर भारत की विजय है वो आर्यावर्त कहा जाता है, और उसमें उसने 9 शासकों को पराजित किया था, और दक्षिणापथ में उसने 12 शासकों को पराजित किया था। तो 12 शासकों में एक विष्णुगुप्त भी शामिल था, और ये कहाँ का राजा था? तो विष्णुगुप्त जो था वो कांची का था। कांची का राजा कौन था? प्रश्न भी यही पूछा गया, समुद्र के समय कांची का राजा कौन था? तो ये समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं में है, और ये राजा थे विष्णुगुप्त। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूण सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था? पुरुगुप्त ने, बुद्धगुप्त ने, भानुगुप्त ने, नरसिंहगुप्त ने। तो हूण नरेश जो है मिहिर कुल बड़ा क्रूर और आतताई था। मिहिर कुल को पराजित किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले थोड़ा सा जान लें कि यह बहुत क्रूर और आतताई था। मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया, लेकिन यह पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। अभी इसके समीकरण के बारे में भी मतभेद है, लेकिन संभवतः यह माना जाता है कि वह जो शासक था वो नरसिंहगुप्त बालादित्य था। तो हूण सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था, किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, नरसिंहगुप्त बालादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूपक सिक्के प्रचलन में थे? यह प्रश्न भी, चूंकि सबके शासनकाल के सिक्के अलग अलग हैं, तो रूपक जो था वो किसके शासनकाल का था? यह प्रश्न भी याद करने वाला ही प्रश्न है। और ये रूपक जो सिक्का चला था, ये विकल्पों में अगर देखें, मौर्यों के शासनकाल में, कुषाणों के शासनकाल में, शुंगों के शासनकाल में, गुप्तों के शासनकाल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, गुप्तों के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हर्ष के शासनकाल के समय, समझ हो गया है, समय पढ़ेंगे। वल्लभी का राजा कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में वल्लभी का जो राजा था वो ध्रुवसेन द्वितीय था। बी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव धारावर्ष शासक था, किस वंश का था? ये पूछा गया है। ए चालुक्य वंश, बी चोल वंश, सी पल्लव वंश, या डी राष्ट्रकूट वंश। तो ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ध्रुव धारावर्ष प्रथम राष्ट्रकूट था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। एक प्रतापी शासक था। हमको इसका उत्तर सहज ही मिल गया है कि यह किस वंश का शासक था। तो यह शासक था राष्ट्रकूट वंश का। इसका उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? जब चोल वंश हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि किसने किया। आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, करिकाल या विजयालय? तो चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में विजयालय ने की थी। पल्लवों तथा पांडवों के निरंतर संघर्ष की स्थिति में पांड्यों के निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर लिया और 871 ईस्वी में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में चोल वंश की स्थापना कर डाली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव रथ मंदिर स्थित है कांचीपुरम में, मदुरई में, महाबलीपुरम में या तंजौर में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? कौन सा पल्लव शासक था जो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? विकल्प ए परमेश्वर वर्मन, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी महेंद्र वर्मन प्रथम, या डी ऊपर लिखित में से कोई नहीं। ये जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है यह राजसिंह शैली के उत्कर्ष को व्यक्त करता है। इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों का उपयोग हुआ था और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, बी नंदी वर्मन द्वितीय, सी सिंह विष्णु, या डी महेंद्र वर्मन प्रथम?
थोड़ा सा इस प्रश्न के संदर्भ में जानते हैं। सिंह विष्णु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ था। वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में था और उसने विचित्र, चित्त, मत्तविलास तथा गुणभर जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? विकल्प ए है राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजाधिराज प्रथम और डी राजाधिराज द्वितीय। तो राजाधिराज प्रथम ने चालुक्यों पर विजय के उपरांत उनकी राजधानी कल्याणी को लूटा और वहां अपना वीराभिषेक किया तथा वहीं पे उसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। तो कौन हो जाएगा? राजाधिराज प्रथम। विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन हो जाएगा? विकल्प सी, राजाधिराज प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वाक्पति मुंज एवं सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे। पद्मगुप्त ने किसकी रचना की इसमें? ए पृथ्वीराज रासो, बी पिंगल सूत्र, सी नवशासंक चरित या डी प्रबंध चित्तामणि। तो जो रचनाकार हैं और जो रचनाएं हैं ये बिल्कुल रट के ही याद करनी है। वाक्पति मुंज जो है सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त नवशासंक चरित के रचनाकार थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, नवशासंक चरित। वाक्पति मुंज एवं सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त जो हैं ये किसके रचनाकार हो जाएंगे? तो सी, नवशासंक चरित के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन था? कई बार पूछा गया है और कल्याणी के चालुक्यवंशी नरेश जो थे विक्रमादित्य खष्ट का चरित्र का वर्णन इसमें है और इसको लिखा था बिल्हण ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बिल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी। ए चंदेल शासकों के राज्यकाल में, बी प्रतिहार शासकों के राज्यकाल में, सी गुप्त शासकों के राज्यकाल में या डी सातवाहन शासकों के राज्यकाल में। प्रबोध चंद्रोदय है क्या? यह एक संस्कृत नाटक है और इसकी रचना चंदेल शासकों के कार्यकाल में ही हुई थी। इसके रचयिता जो थे वो कृष्ण मिश्र थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, चंदेल शासकों के राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जब हम प्रश्न की व्याख्या कर रहे होते हैं उस समय आपको इस प्रश्न का विकल्प लगाने का प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि यह प्रश्न में हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, किस संदर्भ तक जा रहे हैं। और उसके बाद हम व्याख्या के बाद विकल्प इसीलिए लगाते हैं कि आपको पर्याप्त समय इस चीज़ के लिए मिल सके कि आप एक बार अपना दिमाग अप्लाई करके और यह सोच सकें कि इसका उत्तर क्या होगा, ताकि आपका उत्तर बताया जाए तो आपको मैच कर सकें कि यह प्रश्न हमारा तैयार है या नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे। ए महेंद्र पाल प्रथम के, बी महेंद्र वर्मन प्रथम के, सी दंती दुर्ग के या डी हर्ष के। आप लगाने का प्रयास करें। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। तो राजशेखर कन्नौज के प्रतिहारवंशी शासक जो थे महेंद्र पाल प्रथम तथा उनके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। और राजशेखर की अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे बाल रामायण है, विद्यसाल भंजिका है, कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है। तो ये किसके दरबारी कवि हो गए? ये दो लोगों के दरबारी कवि हो गए। एक तो प्रतिहार वंशी शासक महेंद्र पाल प्रथम के और दूसरा महिपाल के। तो हमारे विकल्प में देखें कौन सा मिलता है, तो हमारे विकल्प मिलता है ए महेंद्र पाल प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? ए नारद, बी गौतम, सी भरत या डी वाल्मीकि। नाट्य शास्त्र के बारे में जानते हैं। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को ही नाट्य शास्त्र कहते हैं। इसकी जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र ही है। इसके रचयिता कौन थे? तो भरत मुनि थे और लगभग काल इसका जो है 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था, तो हमने देखा कि इसके रचयिता जो हो गए वो भरत जी हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस 2017 में के प्रश्नों का जो प्राचीन इतिहास के जो प्रश्न थे, इसके पहले वीडियो में 20 प्रश्न और यहाँ करीब 22-23 प्रश्न, इस तरह से 2017 का प्राचीन इतिहास से पूछे गए सारे प्रश्नों को इन दो वीडियो में कंपाइल किया गया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम जो जीआईसी लेक्चरर या पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं, ताकि प्राचीन इतिहास के किस किस क्षेत्र से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन संदर्भों में पूछे जाते हैं, इस व्याख्या के साथ हमने इस वीडियो में इस प्रश्नों को रखा है और उसके उत्तर को रखा है, जिसको हम लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको लगाते हुए याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वर्ष का साल पेपर जो प्राचीन इतिहास का होगा वो हम लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।